हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे 12th आईएससी केमिस्ट्री में जो बोर्ड का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करें। उससे पहले अदम गोंडवी के कुछ संघर्ष भरी लाइनों से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। हो कोई मजलूम या साहिबे किरदार हो कोई मजलूम या साहिबे किरदार हो, बस एक सपना है जिसे साकार करना है तुम्हें। झोपड़ी से राजपथ का रास्ता हमवार हो, झोपड़ी से राजपथ का रास्ता हमवार हो। खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। और 12th आईएससी का पेपर जो बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लास में प्रेजेंट थे, पूरे साल उन्होंने मेहनत करी है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये पेपर उन्होंने 1 आवर 20 मिनट में सॉल्व कर लिया होगा। पेपर बिल्कुल आसान था और 90% सवाल ऐसे थे जो मेरे पढ़ाए हुए कॉपी से डायरेक्टली आए। तो अगर रेगुलरली आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं और अपना 50% एफिशिएंसी भी यूज करते हैं, तो आपके नंबर 90% से तो ऊपर ही आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। और इसमें पहला क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल बट डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन से बैटरी होते हैं? जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी है उनको हम प्राइमरी सेल कहते हैं। तो जो गिवन ऑप्शन है बच्चों, उसमें दो बैटरी दिए गए, एक तो ड्राई सेल है, दूसरा निकल कैडमियम सेल है। तो जो प्राइमरी सेल होगा वो कौन सा होगा? ड्राई सेल होगा। कौन सा होगा? ड्राई सेल, जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी है। और दूसरा निकल कैडमियम, जो कि क्या होता है? सेकेंडरी सेल होता है या रिचार्जेबल बैटरी होता है, जिसको रिचार्ज किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो गया? निकल कैडमियम। तो जो फर्स्ट हमारा फिलअप था, फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें क्या था? ड्राई सेल। और सेकंड में क्या था? निकल कैडमियम आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट में आते हैं प्यारे बच्चों। और सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NiCO4 इज डैश इन शेप। NiCO4 ये टेक्स्ट बुक में लिखा है। अगर इसका पूरा आप जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से निकालोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका शेप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ये आ जाएगा तुम्हारा टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। और इसमें बोला है डैश ऑक्सीडेशन स्टेट, CO का चार्ज 0 होता है। इस पे तुम मान लो x, और 0 × 4, और टोटल कोई चार्ज नहीं तो 0। तो x + 0 = 0। तो x क्या आ गया? 0। तो निकल पे चार्ज क्या है प्यारे बच्चों? 0। तो इस फिलअप्स में क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। थर्ड पे आते हैं, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन एंड KOH एट हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट ग्लाइकोल, डैश इज फॉर्म्ड एंड रिएक्शन इज डैश रिडक्शन। देखो क्या है, अगर C डबल बॉन्ड O किसी भी कंपाउंड में है, C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल ग्रुप, अगर उस पे हाइड्रोजन और KOH या ग्लाइकोल सॉल्वेंट अगर डालेंगे तो ये CH2 में बदलता है और वाटर का लॉस होता है। और प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? एल्केन। तो क्या बनेगा यहाँ पे? एल्केन। और एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड में यहाँ पे क्या होगा? CH3CO। और ये CH2 में बदला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CH3CH3, मतलब क्या आ जाएगा? इथेन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा प्यारे बच्चों? इथेन एक कंपाउंड यहाँ पे दिया है। और साथ में इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? वोल्फ-कीस्नर रिडक्शन। क्या बोलेंगे? वोल्फ-कीस्नर रिडक्शन। तो ये आ गया वोल्फ-कीस्नर रिडक्शन। तो इसमें आ गया वोल्फ-कीस्नर रिडक्शन। अब फोर्थ पार्ट है द ट्रांजिशन मेटल आयन हैव डैश डी ऑर्बिटल आर कलरलेस एंड डैश इन नेचर। देखो क्या है? ट्रांजिशन मेटल आयंस हैविंग डैश डी ऑर्बिटल्स आर कलरलेस। तो डी और कलरलेस, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा?
कलर्ड होगा, डी ट्रांजिशन होगा। अगर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो कलरलेस के लिए क्या बोला है यहाँ पे, कलरलेस से आपको समझना है। अब आपको दिया है कंप्लीटली फिल्ड और इनकम्प्लीट। अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा और वो कलरलेस आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कंप्लीटली फिल्ड। क्या आ जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड। डी ऑर्बिटल एंड डैश इन नेचर। अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे दो पैरा और डाया दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये आ गया हमारा डायामैग्नेटिक। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले फर्स्ट में ड्राई सेल, सेकंड में निकल कैडमियम, फिर यहाँ टेट्राहेड्रल, जीरो, इथेन और वोल्फकिस्नर, कंप्लीटली फिल्ड एंड डायामैग्नेटिक। क्यों, कलरलेस है। कलरलेस है इसका मतलब कंप्लीटली फिल्ड होगा और डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा। तो ये फर्स्ट ए पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बी पार्ट, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। Which one of the following can produce the foul smelling compound methyl isocyanide in presence of alcoholic KOH? देखो भैया यहाँ पे जो है कह रहा है कि अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो रहा है और बन क्या रहा है, मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब CH3NC। अब कौन सा कंपाउंड है जिसपे अल्कोहलिक KOH डालने पे आइसोसाइनाइड बनता है, प्राइमरी अमाइन, और मिथाइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो यहाँ पे मिथाइल का प्राइमरी अमाइन मतलब CH3NH2 होगा, CH3NH2 होगा। तो कौन से, अच्छा यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन होता है, अल्कोहलिक KOH और साथ में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। कार्बिल अमाइन रिएक्शन में मिथाइल अमाइन रिएक्टेंट होता है और साथ में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, और अल्कोहलिक KOH रिएजेंट होता है, और हमारा प्रोडक्ट CH3NC कार्बिल अमाइन रिएक्शन में। तो CH3NH2 मतलब मिथाइल अमाइन और CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी। तो क्या आंसर हो गया बोलो, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लोरोफॉर्म दिया है और मिथाइल अमाइन दिया है। क्लोरोफॉर्म और मिथाइल अमाइन कार्बिल अमाइन रिएक्शन शो करेगा और क्या बनेगा तुम्हारा, CH3NC। तो ये आपका डी हो गया आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, फर्स्ट है इंक्रीजेस। पहले तो ये जान लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू CRT। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो इसी में I लग जाएगा। C मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन ध्यान रखो, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पहला जो पी स्टेटमेंट कह रहा है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। क्या अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ाए तो पाई बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों कह रहा है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, ये गलत लिखा है। नंबर ऑफ मोल अगर हम बढ़ाए तो बढ़ता है ना कि कम होता है, तो ये गलत हो गया। अब बोला है इंक्रीज, और ये सही है पी। इंक्रीज एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पाई बढ़ेगा, बिल्कुल। पाई जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यहाँ पे आर सही हो गया। एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि अगर सॉल्यूट का नेचर मान लो मॉलिक्यूलर है तो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, और अगर उसमें आयनिक है सॉल्यूट तो एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा और फिर पाई की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली पी एंड आर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पी और आर स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर है बी। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फिनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब अगर हम बच्चों बात करें कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो फिनॉल होता है। तो इसमें तो कोई मतलब, ये तीनों अल्कोहल दिए हैं, मिथेनॉल है, इथेनॉल है और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और एक ही है
जो हमारा फिनॉल है। तो कोई भी अगर ओपन चेन का अल्कोहल है उससे जो फिनॉल हमारा है वो ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ROH से, ध्यान से सुनना, अगर कोई अल्कोहल है तो ROH होगा और यहाँ से अगर H+ निकालोगे तो क्या बनेगा? RO-। अच्छा, फिनॉल है, फिनॉल से अगर तुम H+ निकालोगे तो क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन। और H+ देने के बाद जो ज्यादा स्टेबल एनायन बनाता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जबकि R जो है एनायन के स्टेबिलिटी को कम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फिनॉल। फिनॉल किसी भी ओपन चेन के अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज फेनॉक्साइड आयन। तो आइए अगले सवाल पे चलते, इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर हीटिंग विथ टोलेंस रिएजेंट। अब देखो होता क्या है, टोलेंस रिएजेंट क्या काम करता है? कहीं भी RCHO है और इस पे टोलेंस रिएजेंट डालोगे तो टोलेंस रिएजेंट क्या काम करता है? टोलेंस रिएजेंट जो है CHO को COOH में बदलता है, Ag2O इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज होता है। तो ये O यहाँ लगा दिए तो RCOOH हो गया और सिल्वर का क्या बन गया? सिल्वर मिरर बनता है। अब आपको ये पता करना है कि इनके किसमें CHO नहीं है। तो अगर इनका स्ट्रक्चर तुम देखोगे बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में तो केवल सुक्रोज है जिसमें CHO नहीं होता है। बाकी इसमें भी CHO, ग्लूकोज में भी CHO होता है, फ्रक्टोज में भी होता है और लैक्टोज में भी होता है। तो सुक्रोज में CHO नहीं होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सुक्रोज, जो कि सिल्वर मिरर नहीं देगा। पूछा है कौन सा कंपाउंड सिल्वर मिरर नहीं देगा, तो जिसमें CHO ग्रुप नहीं है उसमें टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं होगा और सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? सुक्रोज। सुक्रोज में सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं होगा। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन द इन द कंपाउंड। बोला है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल D इन द कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स दिया है। तो देखो कॉम्प्लेक्स क्या दिया है? DEN होल ट्वाइस और H2O होल ट्वाइस Cl3। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसका 1x2 दो कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये बाइडेंटेड है और तो 2x2 4, मतलब इसकी वजह से चार कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? दो है इसका नंबर और बाइडेंटेड है तो चार बॉन्ड यहाँ बने और 1x2 दो बॉन्ड यहाँ बने, तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो बी और सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, बी और सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। बी और सी तो नहीं होगा, या तो ए होगा या डी होगा। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा बच्चों कि क्या आ रहा है। तो देख लेते हैं, देखो क्या कंपाउंड दिया है, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। कंपाउंड क्या दिया है? कंपाउंड दिया है DEN होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस Cl3। इस पे मान लो क्या, इस पे मान लो चार्ज क्या है? X मान लो। तो X प्लस 0 इथाइलिन डायमाइन पे चार्ज होता है, प्लस 0 वाटर पे चार्ज होता है, प्लस -1 क्लोरीन पे होता है इंटू 3, और टोटल चार्ज 0। तो X प्लस 0 प्लस 0 -3 इक्वल टू 0। X -3 इक्वल टू 0, तो X क्या आ गया प्यारे बच्चों? X आ गया +3। तो इसमें क्या चार्ज है बोलो? +3 चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +3। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 3। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। गिवन बिलो are two statements marked assertion and reason. Read the two statements carefully and select the correct option. Assertion है the process of halogenation of benzene takes place in presence of anhydrous FeCl3। बिल्कुल, क्लोरिनेशन जब होता है तो Cl2 और FeCl3 और एब्सेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर Cl आ जाता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ा है, बेंजीन है और यहाँ पे Cl2 FeCl3, एब्सेंस ऑफ लाइट मतलब डार्क, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा?
क्लोरीन तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, तो सही है। एनहाइड्रस FeCl3 अपीयर्स एज न्यूक्लियोफिलिक अटैक टू बेंजीन रिंग, ये गलत है। यहाँ पे ये Cl प्लस प्रोड्यूस करता है और Cl प्लस बेंजीन के ऊपर जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक के बजाय इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। तो ये असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, सी है। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है असर्शन रीजन का, द जिरकोनियम हॉफनियम पेयर ऑफ द एलिमेंट हैज सेम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई थ्रू दो जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जिरकोनियम और हॉफनियम, डी ब्लॉक में जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है, जबकि जिरकोनियम ऊपर है हॉफनियम नीचे है। तो हॉफनियम में सेल ज्यादा होता है लेकिन साइज दोनों का बराबर होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला स्टेटमेंट असर्शन तो सही है। रीजन की बात करें, द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पैसेज आपको दिया है और बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जब भी ये पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली क्वेश्चन देखो आंसर आ जाएगा, आप पढ़ लेना। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। What will be the order of reaction unit of मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकेंड इनवर्स। अब देखो क्या दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के को अगर देखो तुम तो यूनिट ऑफ के क्या दिया है, यूनिट ऑफ के दिया है, यूनिट ऑफ के दिया है मोल की पावर -2 क्वेश्चन में, मोल की पावर -2, मोल की पावर -2 और लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये मोल का पावर दिया है। अब तुमसे पूछा है ऑर्डर, तो यूनिट ऑफ के का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट ऑफ के निकालने का जो फॉर्मूला है मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स, ये होता है करेक्ट फॉर्मूला। अब जरा इससे इसको कंपेयर कर दो भाई, 1 माइनस एन -2 के बराबर आ रहा है, तो 1 माइनस, यहाँ पावर को देखो 1 माइनस एन और यहाँ पावर क्या है -2, तो 1 माइनस एन अगर -2 है तो n क्या हो जाएगा, n को उधर ले आओ और -2 को इधर ले आओ तो +2, तो n क्या आ गया, 3 आ गया। चाहे इससे भी कंपेयर कर सकते हो कि n-1 अगर 2 है, n-1 2 है तो n कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया बच्चों, 3। तो पहले पार्ट का तो आंसर क्या हो गया, जो पहला पार्ट तुम्हारा लिखा था कि ये जो है मोल की पावर -2 और लीटर की पावर 2 और सेकेंड इनवर्स, तो इसमें ऑर्डर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर आ गया 3, ये पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड है स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में एक डिफरेंस बताना है, तो लिख दो। ऑर्डर कई सारे तो लिख सकते हो, एक बताना है, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एक इट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली, और मॉलिक्युलरिटी में क्या लिख दोगे, मॉलिक्युलरिटी में लिख दोगे इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और लिखना हो तो और लिख सकते हो कि ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी जो है केवल पॉजिटिव होता है। तो ऑर्डर पूरे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्युलरिटी इंडिविजुअल स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, एक ही पॉइंट लिखना था, एक ही पॉइंट लिखना था, तो कोई भी आप लिख सकते हो। तो 2 हो गए। अब तीसरा क्या पूछा है बच्चों, अगर हम थर्ड की बात करें तो क्या पूछा है, फॉर द रिएक्शन 2a गिव्स b प्लस सी द रेट लॉ इक्वल टू k a की पावर 3/2, व्हाट इज द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या होता है बच्चों, अगर 2a गिव्स b प्लस सी दिया है, रिएक्शन दिया है तुम्हें, रिएक्शन दिया है 2a गिव्स b प्लस सी, 2a गिव्स
बी प्लस सी। और रेट लॉ क्या दिया, R इक्वल टू के ए की पावर 3/2 ये दिया है, के ए की पावर 3/2। तो पूछा ऑर्डर क्या होगा और मॉलिक्युलरिटी क्या होगा। तो देखो मॉलिक्युलरिटी जो है ना, एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर हम बच्चों देखें तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे जो है कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी तो हो गई 2। रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 2। और ऑर्डर क्या होता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है उसका सम, अगर एक से ज्यादा पार्ट होता तो जितने पावर है सबका सम एक ही पार्ट है, तो जो पावर है वही हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 3/2। ऑर्डर क्या हो गया 3/2 और मॉलिक्युलरिटी क्या है 2। तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, डिफरेंस तो हमने आपको बता दिया है, डिफरेंस लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर हो गया 3/2 और मॉलिक्युलरिटी क्या हो गया, मॉलिक्युलरिटी हो गई 2। तो ये इसका आंसर है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट 4.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज Al + 3 + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। चार्ज निकालना है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल टू जेड क्यू, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है। W गिवन वेट होता है, Z क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी इनटू 96500 और यहाँ पे है Q। अब W कितना है बच्चों, वेट 4.75 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दो 4.75। एटॉमिक मास कितना है 27, ये हो गया 27। वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 3 इंटू 96500 और इंटू Q। तो हमें Q निकालना है, 3 से ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम Q निकालते हैं और Q हमारा क्या आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4.75 इंटू 96500 अपॉन 9 कूलम। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 4.75 इंटू 96500 4.75 इंटू 96500। तो ये आ रहा है बच्चों 458,375 बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 458,375 458,375 डिवाइडेड बाई 9, ये आ रहा है 5050930.5 कूलम। तो ये आपका Q की वैल्यू हो गई, इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। देखो क्वेश्चन को पार्ट वाइज करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया है, C7H6O2 ये फॉर्मूला दिया है। अब 7 कार्बन है, इसका मतलब इसमें बेंजीन होगा। O2 2 ऑक्सीजन दिया है, तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। When compound A is treated with SOCl2, अब ये कंफर्म हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। क्यों, SOCl2 या तो अल्कोहल से रिएक्ट करता है या कार्बोक्सिलिक एसिड से। अल्कोहल यहाँ पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें डाइऑल लग रहा है। आगे और पढ़ोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ऑन हीटिंग विथ NH3 गिव्स कंपाउंड B, अब NH3 से रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो एसाइल क्लोराइड होगा। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या होगा बच्चों, देखो ये पहला जो कंपाउंड है A तुम्हारा ऐसा होगा, ये होगा बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड, इसका रिएक्शन SOCl2 से करा रहे। तो जब
कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 से रिएक्ट करता है तो OH को हटाना है और इसके जगह क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ पे बन जाएगा CO और आ जाएगा Cl। ये तुम्हारा A है और ये बन गया तुम्हारा B। अब क्या है बच्चों कि ऑन हीटिंग विथ अमोनिया, अब NH3 से रिएक्शन कराओगे तो NH3 से जब रिएक्शन कराओगे तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से ये Cl निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा और क्या बनेगा, देखो HCl तुम्हारा निकल जाएगा बाहर और HCl निकलने के बाद ये CO के साथ क्या लग जाएगा, ये NH2 लग जाएगा। ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजामाइड, अमाइड बन गया। और इस पे क्या डाल रहे हैं, ये तुम्हारा B था, ये हो गया, ये B से C बन गया और यहाँ पे कंपाउंड C फॉर्म्स कंपाउंड, अच्छा ये C हो गया। अब C पे क्या डाल रहे हो, Br2 और KOH। कौन सा रिएक्शन, ये अमाइड है और अमाइड पे Br2 और KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या होता है उसमें, CO गायब हो जाता है, CO को गायब कर देते हैं। तो CO को गायब कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 और बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, KBr प्लस K2CO3 और प्लस H2। हालांकि रिएक्शन नहीं लिखना है इसमें, बस बताना है कि ABCD क्या है। ये तुम्हारा हो गया D। तो A तुम्हारा है बेंजोइक एसिड, B है बेंजोइल क्लोराइड, C है बेंजामाइड और D है एनिलीन। तो ये आपका क्वेश्चन था। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन 2NO plus O2 2NO2 द रेट लॉ इज दिस, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज्ड इफ concentration of NO is double and O2 is half। तो पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो हमें दिया है रेट लॉ, क्या दिया है, R इक्वल टू K NO और यहाँ पे है O2 की पावर 2। अब इसमें कह रहा है, इसको हम R1 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि जब NO के कॉन्सेंट्रेशन को तुमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो NO के जगह 2NO रख देते हैं और O2 को हाफ कर दिया तो O2/2 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, R2 क्या हो जाएगा K और यहाँ पे NO और ये 2 बाहर ले लो तो ये 2 हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे O2 और यहाँ से 2 बाहर ले लो और यहाँ से 1/2 बाहर लोगे तो अच्छा O2 का होल स्क्वायर है बच्चों, NO और O2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर बाहर आएगा। अब देखो R2 और ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा, ये वाला पार्ट क्या है बोलो, ये वाला पार्ट जो है ये R1 है, तो ये पूरा पार्ट ये R1 है, देखो यही तो है R1, तो R2 इक्वल टू R1 और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये R2 इक्वल टू R1 इंटू 2 इंटू 1/4। तो क्या हो गया, ये हमारा जो R2 है ये आ गया R1/2। तो जो रेट है वो क्या होगा बच्चों, रेट हाफ हो जाएगा। इसमें पूछा है हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, रेट बिकम्स हाफ, रेट बिकम्स हाफ, रेट हाफ हो जाएगा। ये पहला आंसर हो गया फर्स्ट। अब सेकंड पे आते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ NO कॉन्सेंट्रेशन इज लार्ज इन एक्सेस। देखो R इक्वल टू K NO और O2 की पावर 2। अभी ऑर्डर कितनी है, 2 और 1 3, लेकिन जब Na को लार्ज एक्सेस में ले लेंगे मतलब रेट इस पे डिपेंड नहीं करेगा और फिर उस केस में R इक्वल टू K O2 की पावर 2 रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। कोई भी एक रिएक्टेंट अगर एक्सेस में हो जाए तो उसको हटा देते हैं और यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, इस केस में 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। आइए अब अगले सवाल पे
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br is treated with aqueous KOH, the rate of reaction depends on concentration of compound A only. But when compound B with same molecular formula react with aqueous KOH, the rate of reaction depends on the concentration of compound B as well as KOH. Compound B is the structural isomer of compound A. Identify A and B. देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि C4H9 जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, ये क्या दिया है, C4H9Br। अब इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, ध्यान से देखना। पहला स्ट्रक्चर तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, CH3 CHBr CH2 CH3। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा CH3 CH3Br। यही 3 स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के पॉसिबल है। अब पहले पार्ट में कहा है कि जो ए कंपाउंड है उसमें जब रिएक्शन होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH। अब ध्यान रखना, यहाँ पे SN1 और SN2 का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर SN1 होता है तो केवल रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, और अगर SN2 होता है तो रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट। तो इसमें बस SN1 और SN2 आपको पता लगाना है। अब ध्यान से सुनना, इसमें केवल SN1 होगा। तो जो तुम्हारा कह रहा है ए कि जो केवल रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कंपाउंड तुम्हारा हो गया ए। अब बी में कह रहा है कि बी जो है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और साथ में न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब SN2 होगा। अब SN2 तो 1 डिग्री में भी होता है, जैसे अगर हम डिग्री बताएं तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री में तो केवल SN1 होता है, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री में दोनों में SN2 होता है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ पे SN2 होगा, ज्यादा SN2 की फिजिबिलिटी इसमें है और फिर SN2 इसमें भी होगा, तो ज्यादा करेक्ट आंसर तो ये पहला वाला होगा। ये अगर आपने ये भी लिखा है तब भी ये सही है। अगर इसी क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट कर देता कि जो हमारा ए वाला कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तब आंसर क्या जाता है, बी, क्योंकि बी वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो यहाँ पे काइरल सेंटर डेवलप हो रहा है, 4 डिफरेंट ग्रुप, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो इसमें इन दोनों में से कोई भी अगर आपने बी लिखा है तो आंसर सही माना जाएगा और ए आपका ये वाला कंपाउंड होगा। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत साधारण सा सवाल, इथाइल साइनाइड टू रिड्यूस विथ LiLH4। इथाइल साइनाइड C2H5CN, ये है इथाइल साइनाइड। इस पे LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या होगा बच्चों, यहां से 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, ये 4 हाइड्रोजन देता है। तो क्या बन जाएगा बोलो, C2H5 और ये बन गया तुम्हारा CH2 और NH2, तो ये प्रोपेनामाइन बन गया। ये पहला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है, एनिलीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर। तो ये तो बेसिक रिएक्शन है, एनिलीन है और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं। तो जितने ये 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और यहाँ पे जितने भी ऑर्थो पैरा है सभी पे Br आ जाएगा और क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, व्हाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीन ऑब्जर्व अ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन AgNO3 सॉल्यूशन वाज एडेड टू द कॉम्प्लेक्स। अब एक बच्चा है जो ऐड कर रहा है इसमें जो एक कंपाउंड है CONH3
होल थ्राइस EnSO4Cl, इस पे AgNO3 ऐड करने से इसको व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। तो मिलेगा ही, क्यों? क्योंकि ये Cl जो है, ये जो Cl है, ये Ag के साथ मिल करके AgCl का व्हाइट पीपीटी बनाएगा। आगे क्या बोला गया है? हाउ कैन द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डिटेक्टेड बाय द केमिकल टेस्ट। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, तो इसका आयनाइजेशन आइसोमर को कैसे डिटेक्ट करेंगे? इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है? आयनाइजेशन आइसोमर होता क्या है? ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन अलग अलग आयन एक्वस मीडियम में प्रोड्यूस करे। तो इसी का एक और कंपाउंड तुम बना सकते हो। क्या बना सकते हो? इसी फॉर्मूले का CONH3 होल थ्राइस En, और यहाँ पे क्या ले आओ? Cl ले आओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? SO4। तो ये SO4 को, ये इसका आयनाइजेशन आइसोमर हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों? आयनाइजेशन आइसोमर। क्या हो गए? आयनाइजेशन आइसोमर। अब इसको डिटेक्ट कैसे करना है ये भी बताना है। तो जब इसको हम BaCl2 से रिएक्ट कराएंगे, जैसे यहाँ पे AgNO3 से करा रहे थे, इसमें जब BaCl2 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनेगा। Ba बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो आयनाइजेशन आइसोमर ये है, और इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? बाय पासिंग BaCl2 इट विल फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये आपका क्वेश्चन था। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ CH3 CH2OH, CF3 CH2OH एंड CCl3 CH2OH। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि कोई भी कंपाउंड H+ देने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया है CH3 CH2OH, दूसरा कंपाउंड है CF3 CH2OH, और तीसरा कंपाउंड है CCl3 CH2OH। अब अगर यहां से हम H+ निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा? देखो, CH3 CH2O-, यहां से अगर H+ निकालेंगे तो क्या बनेगा? CF3 CH2 और O-, और यहां से इस कंपाउंड से अगर H+ निकलेगा तो CCl3 CH2 और O-। यहाँ H+ भी बन रहा है, H+ भी बन रहा है। H+ बाई प्रोडक्ट में तो उसको नहीं लिखते बच्चों, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में है तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एरो पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ से H+ निकलने के बाद कुछ ये रेडिकल बन रहा है, क्योंकि इन्हीं के स्टेबिलिटी से हम पता करेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों, तो देखो क्या है कि ये जो CH2 तुम देख रहे हो तो सब में कॉमन है, मतलब इससे तो डिसाइड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो CH3 लगा है इसका कौन सा इफेक्ट है? +I। इसमें जो फ्लोरीन है इसका -I है, और इसमें जो क्लोरीन है इसका भी -I है। माइनस वाले माइनस को स्टेबलाइज करते हैं, मतलब एनायन जो है स्टेबलाइज होता है माइनस इफेक्ट शोइंग ग्रुप से। तो और फ्लोरीन का -I क्लोरीन के -I से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? CF3 वाला, फिर CCl3 वाला, और सबसे कम, क्योंकि ये तो CH3 डीस्टेबलाइज करेगा, प्लस वाले माइनस को डीस्टेबलाइज करते हैं। तो बच्चों ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर ऑर्डर देखो तो सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हारा कौन हो जाएगा? CF3 CH2OH, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा एसिडिक। जो ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा वही ज्यादा एसिडिक होगा। फिर CCl3 CH2OH, और फिर सबसे कम कौन सा होगा बच्चों? CH3 CH2OH। तो ये इसका आंसर है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बच्चों यही आएगा। CH3 CH2 लास्ट में शायद दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, ये CH3 CH2OH है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको समझ आ ही गया होगा, CH3 CH2OH। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि
सेकंड पार्ट की, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट्स में अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग है। ये है क्लोरोइथेन, ये है इथेनॉल, और ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दोनों अल्कोहल है और ये हेलोएल्केन है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हेलोएल्केन से ज्यादा होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका मतलब इसका तो सबसे कम होगा, और अल्कोहल में भी जिसमें ज्यादा OH ग्रुप हो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम देखें इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसके बाद इथेनॉल का आएगा, और फिर इसके बाद किसका आएगा प्यारे बच्चों, इसके बाद आएगा सबसे कम क्लोरोइथेन का। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। सबसे ज्यादा किसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर इथेनॉल, और लास्ट में फिर ये स्क्रीन से गायब हो रहा है हमें लग रहा है, सबसे कम किसका होगा, CH3 CH2 Cl का सबसे कम इसका होगा। तो ये ऑर्डर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आइए अब अगले सवाल पे, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड A B C एंड D इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इसमें आपको बताना है कि A B C D एंड E क्या है। देखो बच्चों यहाँ पे CH3COOH है, तो CH3COOH पे जब PCl5 डालोगे तो OH के जगह क्या आ जाएगा, Cl। तो A तुम्हारा हो गया CH3COCl, इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड। जब इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड पे PdBSO4 और बॉइलिंग जाइलिन डालेंगे, कौन सा रिएक्शन, रोजेनमन रिएक्शन। Cl के जगह क्या आ जाएगा, H, तो ये बन गया एल्डिहाइड CH3CHO, ये रोजेनमन रिडक्शन है। और जब एल्डिहाइड का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, CH3COOH। और ये है एसिड और ये है बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो इसमें 2 OH है तो इसका 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, क्या बनेगा, CH3COO होल ट्वाइस Ca। और इसको जब हीट करेंगे तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। कैसे बनेगा अभी समझते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया A, ये B, ये हो गया C, और ये है तुम्हारा D। अब ये समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। देखो यहाँ पे ये ऐसे होता है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे O, यहाँ Ca, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये जो कंपाउंड तुम देख रहे हो ये कंपाउंड, ये यही है। और अब इसको क्या करना है, जब इसको हीट करोगे तुम, इसको जब हीट करोगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से जाएगा बच्चों, ये CaCO3 निकल जाएगा, और जब CaCO3 निकला तो इधर बचा क्या, CH3CO प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है, CH3 माइनस। ये CH3 माइनस जो है यहाँ पे आकर के लग जाएगा, तो क्या बन गया बच्चों, एसीटोन बन गया, वही हमने लिखा था। तो ये तुम्हारा ABCD हो गया। A हो गया इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड, B हो गया एसिटाल्डिहाइड, C है एसिटिक एसिड, और D है तुम्हारा एसीटोन। अब 2 कन्वर्जन है, राइट द केमिकल इक्वेशन टू कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू बेंजीन। बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है बच्चों, बेंजीन, और दूसरा है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। तो पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों बेंजल्डिहाइड से बेंजीन बनाने का। क्या बनाना है हमें, बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है, बेंजीन। डायरेक्टली तो नहीं बनेगा, 2 स्टेप में बन जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड से बेंजीन कैसे बनेगा, देखो ये है बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड, इस पे तुम डाल दो K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये दोनों मिलकर के एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन बेंजल्डिहाइड को किस में बदल देगा, बेंजोइक एसिड में। अब बेंजोइक एसिड पे NaOH डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। और इस पे क्या डालोगे,
NaOH और CaO, तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये इस तरीके से ये अलग होगा और ये H आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बन गया बेंजीन, बाई प्रोडक्ट में आ गया तुम्हारा Na2CO3। बाई प्रोडक्ट में क्या आ गया, बाई प्रोडक्ट में आ गया Na2CO3 और मेन प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो गया, बेंजीन। तो ये है कन्वर्जन। यहाँ पे अगर डायरेक्टली एग्जाम में अगर तुमने ऐसा भी लिखा होगा तो ये भी सही है। इसके बाद मतलब इसके बाद इतना ना लिख के तुम डायरेक्टली अगर NaOH और CaO लिख दो तो बेंजीन बन जाएगा, ये भी सही है। अब आते हैं दूसरे कन्वर्जन पे। दूसरा कन्वर्जन क्या दिया है बोलो, दूसरा कन्वर्जन दिया है, दूसरा कन्वर्जन है अपना बेंजोइक एसिड टू बेंजेल्डिहाइड। क्या है, बेंजोइक एसिड टू बेंजेल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे बच्चों, बेंजोइक एसिड टू बेंजेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, देखो ये है तुम्हारा बेंजोइक एसिड, इस पे PCl5 या SOCl2 डाल दो, PCl5 भी ले सकते हैं, ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड पे क्या रोजेनमन रिडक्शन करा दो, H2PD BSO4 या बॉइलिंग जाइलिन ले लो, Cl के जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो ये CHO बन गया प्लस HCl, ये बन गया तुम्हारा बेंजेल्डिहाइड। तो ये था आपका कन्वर्जन। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग सेल पोटेंशियल ई सेल इक्वल टू 0.59 वोल्ट, और कुछ इक्वेशन आपको दिया है। अब देखो इक्वेशन क्या दिया है, Ni जो है किस में बदल रहा है, Ni+2 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, और कॉपर +2 किस में बदल रहा है, अच्छा Ni जब Ni+2 में बदलेगा तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है। अब नेट रिएक्शन अगर तुम लिखोगे बेटा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आएगा Ni प्लस Cu+2 और यहाँ पे Ni+2 प्लस Cu, यही आएगा। तो यहाँ से Q रिएक्शन कोएफिशिएंट जब लिखते हैं तो प्रोडक्ट में जो आयन है वो लिखते हैं सॉलिड, ये सॉलिड है इधर और ये सॉलिड है इधर, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट में निकल +2 है और यहाँ कॉपर +2 है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। निकल +2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 और ये कितना है 0.01, तो ये हो गया बेटा 1/10 और ये 1/100, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/100, 1/100, 1/100। इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 इंटू 100/1 कैंसिल, कितना आ गया 10। N की वैल्यू कितनी है 2। अच्छा ई सेल कितना दिया है 0.59 और ई नॉट सेल तुम्हें निकालना है, यही सवाल है, ई नॉट सेल निकालना है। तो आइए अब ई नॉट से फॉर्मूला लिखते हैं, नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log q, यही है नास्ट इक्वेशन। ई सेल कितना दिया है 0.59, ई नॉट सेल हमें निकालना है और यहाँ पे माइनस 0.0591 बाई n, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू है 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो n की वैल्यू है 2, और log q की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, log 10 कितना होता है, ये तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 और log 10 1 हो गया, तो ई नॉट सेल कितना हो गया बच्चों, ई नॉट सेल हो गया 0.59 प्लस 0.0591 बाई 2, तो 0.59
प्लस 0.059 कितना होता है देख लेते हैं। 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 0.0295, 0.0295। अब इसको ऐड कर दो किस में, इसको 0.02529 इसको ऐड कर दो 0.59 में, तो कितना आ गया 0.6195 वोल्ट। ये तुम्हारा ई नॉट सेल है, ये तुम्हारा आ गया ई नॉट सेल 0.6195 वोल्ट। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इथेनॉल एंड प्रोपेन 1 अल। देखो ये क्वेश्चन ना बोर्ड में, ये क्वेश्चन आपके अगर आपने अटेम्प्ट लिया होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे इथेनॉल के बजाय इथेनल होना चाहिए, ये मिस प्रिंटिंग है, इथेनल ये होना चाहिए। तो करेक्ट जो इस क्वेश्चन है वो ये है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेनल एंड प्रोपेनल, ये सही क्वेश्चन है। अब ये मिसप्रिंटिंग हो सकता है, नंबर आपको मिलेंगे। इथेनल एंड प्रोपेनल, तो इथेनल क्या होता है हमारा CH3COH, और प्रोपेनल क्या होता है CH3CH2COH। इसको डिस्टिंग्विश करना है तो हम क्या करेंगे, I2 और NaOH से रिएक्शन करा देंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ से ये अलग होगा, क्या बन जाएगा CHI3 प्लस इसमें HCOONA प्लस H2O प्लस NaI, ये बनेगा, और ये एलोइस PPT बनेगा। और यहाँ पे अगर आप I2 और NaOH डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, हीट भी करते हैं रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए इस यूनिट का होना जरूरी है। इस वाले कंपाउंड में देखो ये वाला यूनिट आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसमें रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो देखो फेनॉल एंड बेंजोइक एसिड में आपको क्या लिखना है बच्चों, बस यही लिखना था कि फेनॉल गिव्स वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स with FeCl3 while benzoic acid gives buff color complex with FeCl3। तो FeCl3 के साथ बेंजोइक एसिड कैसा कलर देगा, बफ कलर, और फिनॉल वायलेट कलर। तो ये इसमें डिफरेंस है। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो C2H5Br है, इस पे KCN डाल रहे हैं, तो Br के जगह क्या आ जाएगा CN, ये हो गया तुम्हारा A। LiLH4 एक रिएक्शन पहले भी अभी किया था, 4 हाइड्रोजन ये देता है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 2 C के साथ हाइड्रोजन और 2 H के साथ, ये ऐसे होता है C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो ये 2 बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर,
तो C2H5 CH2 NH2 ये आ गया। अब इस पे HNO2 डाल रहे हैं, HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। देखो अगर यहीं पे बेंजीन होता, एनिलीन होता तो ये बनता बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट बनता। लेकिन इसमें डाइजोनियम सॉल्ट किसमें बदल जाता है, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन का जब HNO2 से रिएक्शन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा। तो ये C2H5 CH2 और NH2 के जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH। तो ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा बना ये क्या बना, प्रोपेनॉल। क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। ये तुम्हारा हो गया कंपाउंड C, ये कंपाउंड है B और यहाँ पे कंपाउंड है A। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। अब आओ क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। दो पार्ट थे इसमें। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, C2H5 CONH2 है और इस पे क्या डाल दिया बोलो, Br2KOH। कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड। इसमें क्या होता है, ये CO गायब हो जाता है और CO हटा दो तो क्या आ गया, C2H5NH2। मल्टीपल कन्वर्जन है, बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं। और इस पे क्या डाल रहे हैं, CHCl3 प्लस KOH। कौन सा रिएक्शन, कार्बिलमाइन। NH2 के जगह क्या बन जाएगा, NC। क्या बन जाएगा, NC। अब इस पे क्या डाल रहे हैं बच्चों, Na और C2H5OH। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और कितने हाइड्रोजन देता है इसमें, 4। कितने देता है, 4। अब ध्यान से देखना, C2H5 है और N है और C है, 4 हाइड्रोजन आ रहा है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से। इस बॉन्ड टूटने से, देखो एक बॉन्ड टूटने से 2 हाइड्रोजन लगता है उसमें, लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो दोनों हाइड्रोजन इसी पे चला जाएगा। लेकिन इस बॉन्ड के टूटने से एक हाइड्रोजन इस पे और एक हाइड्रोजन इस पे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा वो सेकेंडरी अमाइन बनेगा, C2H5NH और यहाँ पे CH3। तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, N मिथाइल इथेनामाइन। N मिथाइल इथेनामाइन। तो ये कंपाउंड है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये चैप्टर 1 सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। द साइंटिस्ट वेंट हॉफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई अकाउंट फॉर द फॉलोइंग दिस। चलो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। आई क्या दिया है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। एसोसिएशन के लिए आई लेस देन 1 होगा, आई ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन। चलो अच्छी बात है। पहला पार्ट कह रहा है, इन द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ K4FeCN6 बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर इन इफ द सॉल्यूट इज 25% डिसोसिएटेड। ये इसमें मिसिंग है, 25% डिसोसिएटेड। तो आई निकालना है। डिसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब अल्फा क्या है, 25%, मतलब 25/100। 25/100 कितना होगा, 25/100 1/4, तो 0.25 होगा। और n K4FeCN6 है, तो देखो K4FeCN6 जब अलग होगा तो कितने पार्टिकल बनेंगे, 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस, तो टोटल पार्टिकल 4 इसके और 1 इसके, टोटल 5 पार्टिकल है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो I निकालना है, I है 1 माइनस अल्फा 0.25 और n अल्फा तुम्हारा क्या हो गया, या डायरेक्टली सॉल्यूशन से मतलब कैलकुलेशन से बचने के लिए तुम ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। n की वैल्यू 5 आ गई है, तो I क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, n के जगह 5 रख दो तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस 5 अल्फा। तो कितना हो गया बच्चों, I इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 5 अल्फा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा। तो I कितना है बोलो, 1 और 4 और अल्फा है 0.25, तो 0.25 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1। तो I हो गया 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। I की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, I की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 2। यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है शायद, इसको सही से लिख देते हैं। I हमारा क्या आ गया, I हो गया 1 प्लस 1 मीन्स I की वैल्यू क्या है, 2 आंसर है। क्या आंसर है, 2। तो आइए अब अगले सवाल पे, इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड
इन वाटर इट इज कंप्लीटली एसोसिएट टू फॉर्म डाइमर। बेंजोइक एसिड वाटर में डाइमर बना रहा है। आई का फॉर्मूला निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है। तो आई का फॉर्मूला एसोसिएशन के लिए, अगर एसोसिएशन हो रहा है, फॉर एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अब इसमें कंप्लीट एसोसिएशन दे रखा है, तो कंप्लीट एसोसिएशन का मतलब है, कंप्लीट एसोसिएशन का मतलब है कि यहाँ पे अल्फा 1 लेना है। डाइमर बन रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या लेनी है, 2। आई क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा है 1 और n कितना है 2। तो यहाँ से 1 और 1 कैंसिल, आई आ गया 1/2 मीन्स आई क्या आ गया 0.5। तो यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 0.5। इस पार्ट का सेकंड पार्ट का आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसके सभी क्वेश्चन सभी पार्ट हो गए 13 वाले के। अब 14 पे आते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, पहला फिंकलस्टीन रिएक्शन RX है, RX है, इस पे क्या डालेंगे NaI और एसीटोन। तो क्या होगा बच्चों, X के जगह क्या आ जाएगा, RI आ जाएगा प्लस NaX। इसके जगह अगर एग्जाम में आपने लिखा होगा जैसे CH3Cl या C2H5Cl, वो भी सही है, कोई कंपाउंड ले लो। जैसे इसके जगह किसी ने लिखा है C2H5Br और प्लस NaI, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सही है रिएक्शन। एसीटोन और यहाँ पे C2H5I प्लस NaBr। तो ये हो गया पहला। सेकंड क्या है बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, RX हेलो एल्केन प्लस सोडियम एल्कोक्साइड Na प्लस, और क्या डालते हैं इस पे, ईथर। क्या बनेगा बोलो, यहाँ से X माइनस और Na प्लस, NaX हट जाएगा और क्या बन जाएगा, ईथर ROR प्लस NaX। तीसरा रिएक्शन क्या कह रहा है, थर्ड रिएक्शन क्या कह रहा है, थर्ड रिएक्शन हमारा है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है, ये हमारा है फिनॉल, और फिनॉल पे अगर हम डाल देते हैं NaOH या KOH साथ में CHCl3, तो क्या बन जाता है, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड और प्लस पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड हमारा मेजर प्रोडक्ट है, केवल किसी ने ऑर्थो लिखा है तब भी नंबर मिल जाएगा। ऑर्थो मेजर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और पैरा माइनर है। तो ये आपका रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन फिंकलस्टीन, विलियमसन और रीमर टीमन रिएक्शन। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 15। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड A इज T2G4Eg2 एंड दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स B इज T2G6 एंड Eg0। अब पहले इसको बना लेते हैं बच्चों। देखो क्या है, इसमें जो है D सबसेल में हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखो ये जो है ना DXY, DYZ, DZX, और ये होता है DX² माइनस Y², और ये होता है DZ²। यहाँ पे बच्चों ये जो 3 है इसको बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं, T2G। और ये जो 2 है इनको बोलते हैं Eg। अब देखो क्या है बच्चों कि ये जो है जब लिगेंड इनसे बॉन्ड बनाने आता है तो ये 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में टूट जाते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा T2G नीचे होता है और Eg ऊपर होता है। ये T2G है और ये Eg है। अब इसमें बोला है कि पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, T2A के लिए T2G4 और Eg2, मतलब यहाँ पे 1 2 3 इसमें
इसमें 2 है और एक और इसमें है, T2G4 है। तो ऐसा कुछ है। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा बी के केस पे भी हम आएंगे, पहले ए को समझ लेते हैं कि अगर T2G4 है और Eg तुम्हारा 2 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पहले एक एक इन तीनों में भरा, फिर 2 इसमें भरा, फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, 3 इसमें भरा, 2 5 हो गए और एक छठा यहाँ पे आया। ऐसा तभी होगा जब लिगेंड वीक होगा। लिगेंड वीक होगा तो इस तरीके से होगा। अब इसमें पहला पूछा विच ऑफ टू कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन। देखो अगर हम इसमें अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तब क्या होता ये मैं बता देता हूं आपको। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता तो कैसे भरा जाता, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो पहले 3 है, फिर 4 5 6, फिर 6 के 6 इसी में आ जाते, मतलब इसमें हो जाता T2G6 और Eg0 जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता। और जब वीक लिगेंड है तो क्या सिचुएशन है, वीक लिगेंड वाला पहले देख लेते हैं। वीक लिगेंड में क्या सिचुएशन है, वीक में पहले 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ पे आया। अब देखो कह रहा है कि विच ऑफ टू कॉम्प्लेक्स ए एंड बी इज लो स्पिन, तो लो स्पिन कौन सा है, पहले वाला जो बना है जो स्ट्रॉन्ग वाला जिसमें सारे पेयर हो जा रहे हैं, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा, होगा ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, तो वो क्या होगा हमारा लो स्पिन होगा। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना हाई स्पिन होगा। तो ए और बी में ए हमारा ए का कॉन्फ़िगरेशन क्या है T2G4 Eg2, तो ये हाई स्पिन होगा ए और बी होगा लो स्पिन। तो पहले का आंसर क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, बी होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा तुम्हारा, बी होगा। अब बोला राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ए एंड बी। अगर हम बी में देखें तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बी का मतलब क्या है कि जब ए में पहले देख लेते हैं, ये जो बना है वो ए का बना है, ए में क्या है, ए में कॉन्फ़िगरेशन T2G4 और Eg2, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो ए में तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। अब बी क्या बना लेते हैं एक बार, बी का देखो, अगर बी का बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो बी में तुम्हारा बन रहा है बेटा, बी का कॉन्फ़िगरेशन यही है T2G6 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बोलो, बी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अब पूछा है डज द ए हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ए में क्या होगा, ए कौन सा है हमारा, ए है T2G4 Eg2, ये वीक लिगेंड है, ये कौन सा है बेटा, ये है वीक लिगेंड। अब इसमें देखो अगर ये बनाओगे तो वीक लिगेंड का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो पहले इसमें 3 बड़ा, फिर ये चौथा पांचवा और छठा, ये वीक लिगेंड है, क्योंकि वीक लिगेंड में पहले एक एक भरते हैं फिर पेयरिंग होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले नीचे पेयर हो जाएगा तब ऊपर जाएगा। तो ए हमारा कौन सा है, वीक लिगेंड होगा, तो ए हमारा कौन सा हो गया बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड। ए क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इसमें लिखेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस विथ पैरेलल स्पिन फर्स्ट एंड देन इट्स पेयरिंग विल स्टार्ट व्हेन ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाई 1 इलेक्ट्रॉन, ये रीजन हमें लिखना था। तो ये इसका आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय रेफरिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाउ कैन एनोड एंड कैथोड हाफ शेल बी आइडेंटिफाइड इन गैल्वेनिक शेल। तो देखो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो जो हमारा सीरीज है मेटल के एक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो मेटल के एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा, एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा वो एनोड होगा और जो नीचे होगा वो कैथोड होगा। तो इसमें हम लिखेंगे इन इफ मेटल प्रेजेंट मेटल प्रेजेंट मेटल प्रेजेंट मेटल प्रेजेंट एट द टॉप in electrochemical series, then it is taken as anode,
एनोड, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एंड इफ मेटल प्रेजेंट below in activity series or bottom in activity series in electrochemical series, then it taken as cathode। तो इसको हम क्या ले लेंगे बच्चों, कैथोड ले लेंगे। तो ये पहले का आंसर हो गया। बी कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, तो सॉल्ट ब्रिज का काम है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ बीकर, दोनों बीकर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम होता है। राइट एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लेना या लिख ही देता हूं। चलो, फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। फ्यूल सेल जो है इसका एडवांटेज ये है, एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल का, कि ये पॉल्यूशन फ्री मतलब क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दूसरा एफिशिएंट होता है, और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव होता है, और दूसरा पॉइंट इट रिक्वायर प्योर हाइड्रोजन, और प्योर हाइड्रोजन जो है बहुत कॉस्टली होता है प्रोड्यूस करना। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज है और दो एडवांटेज है। तो आइए अब चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज अपॉन डाइल्यूशन वाई। डाइल्यूट करने पे, जब डाइल्यूट करोगे तो क्या करोगे, पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मतलब आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा, और आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम होने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले का आंसर ड्यू टू डिक्रीज इन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। सेकंड पार्ट बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, द ईएमएफ ऑफ अ सेल शुड बी पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NF सेल। अब आप हमें बताओ n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, n पॉजिटिव है, 1 2 3 4 जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। f की वैल्यू 96500, तो अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो ई सेल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ई सेल पॉजिटिव है तभी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ पाएगी, नेगेटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, इसलिए ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड का जो सी पार्ट है कह रहा है नेम द टाइप ऑफ सेल इन विच रिएक्शन, सी पार्ट कह रहा है नेम द टाइप ऑफ सेल इन विच रिएक्शन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, राइट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल। तो अगर हम बात करें कि केवल एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इसका मतलब वो सेल कौन सा होगा, प्राइमरी सेल होगा। कौन सा होगा, प्राइमरी सेल। तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा बच्चों, प्राइमरी सेल। अब कह रहा है नेम द टाइप ऑफ सेल इन विच रिएक्शन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, कौन सा टाइप का सेल होगा, प्राइमरी सेल। अब कह रहा है कि राइट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सेल, इस सेल का, इस बैटरी का डिसएडवांटेज क्या होता है, इस बैटरी का डिसएडवांटेज होता है कि ये इसका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, मतलब बहुत एक कम समय के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि रिचार्जेबल बैटरी होता, अगर सेकेंडरी सेल होता तो उसको हम जैसे ही वो डिस्चार्ज होता फिर से चार्ज करके उसको हम यूज कर सकते थे। लेकिन इसका लाइफ स्पैन जो होता है, जो लिमिटेड समय के लिए ही इसको हम यूज कर सकते हैं। और अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं इसको। द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग टू फॉर्म्स, ये एक अमीनो एसिड है और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। द अबव स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश,
ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन में जो ये कंपाउंड बन रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है? देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही मॉलिक्यूल में और वो न्यूट्रल हो तो उसको क्या बोलते हैं? ज्यूइटर आयन। तो एग्जाम्पल है किसका? ये ज्यूइटर आयन का। The above structure is an example of Jupiter ion. If the side chain R is replaced by hydrogen, अगर यहाँ पे H अगर कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? This amino acid is known as glycine. ये क्या होगा? ग्लाइसिन बोलेंगे। यहाँ पे अगर R की जगह तुम H रख दो तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन बोलेंगे। अब कह रहा है सेकेंड पार्ट, Janice noticed that her gums bleed while brushing and eating food. Name the water soluble vitamin which she should consume to prevent bleeding of gums. तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो विटामिन चाहिए वो कौन सा है? के, विटामिन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। और इसमें एक और चीज बोला है कि वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल के होता है, तो इसका आंसर हो गया के। विच लिंकेज शुड होल्ड 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड इन अ डाइसेक्राइड? तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसका आंसर है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों? द डेटा गिवन बिलो इज फॉर द रिएक्शन बिटवीन NO एंड Cl2 फॉर्म NOCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये दिया है और इससे आगे पूछा क्या है आपसे? पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन NO और Cl के रिस्पेक्ट में, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आइए एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें केस 1, 2 केस लेने होंगे और केस 1 मानने से पहले हमारे पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर x और Cl2 की पावर y। अब हमें x, y और k निकालना है। केस 1 एज्यूम करते हैं जिसमें कि क्या हो? एक पार्ट कांस्टेंट हो। तो अगर एक्सपेरिमेंट 1 और 2 अगर देखें तो इसमें NO कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ वी कंसीडर एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में क्या है? NO कांस्टेंट है। NO कांस्टेंट है तो रेट NO पे डिपेंड नहीं करेगा। 1 और 2 के लिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cl2 की पावर y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? R इक्वल टू K और Cl2 की पावर y। ये किसके लिए? एक्सपेरिमेंट 1 और 2 के लिए। एक्सपेरिमेंट 1 में R की वैल्यू क्या है बच्चों? R की वैल्यू है 2 × 10⁻³ और Cl2 क्या है? Cl2 है 2 की पावर y। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में R की वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻³ और यहाँ पे Cl2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 6, तो ये 6 की पावर y। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब क्या लिखेंगे बच्चों? नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। इक्वेशन 2 को अगर 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों 6 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻³ इक्वल टू K। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, ये 6 था, ये 2 था, डिवाइड यहाँ 6 की पावर y है और 2 की पावर y है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? ये 6 की पावर y है और यहाँ दोनों के, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है और ये 2 की पावर y। k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम्स, तो 3 इक्वल टू, और ये हो जाएगा 6/2 की पावर y। 2 से ये 3 टाइम कैंसिल, तो 3 इक्वल टू 3 की पावर y। तो यहाँ 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। y क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसी तरीके से बच्चों हमें क्या करना है? सेकंड केस लेना है। सेकंड केस हम लेंगे बच्चों, तो इसमें क्या होगा? देखो, अब सेकंड केस में हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट लेना है जिसमें Cl2 कांस्टेंट हो। Cl2 किसमें कांस्टेंट है? एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में
कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? देखो, यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO और की पावर x और Cl2 की पावर y। y हमारा 1 निकल चुका है। अब हमें क्या करना है? Cl2 को कांस्टेंट करना है, तो दूसरा केस लेते हैं। केस 2 क्या कह रहा है? इफ वी कंसिडर एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3, तो 1 और 3 में क्या है बोलो? Cl2 कांस्टेंट है, तो Cl2 अगर कांस्टेंट है तो रेट Cl2 पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? NO पे। तो R क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर x, मतलब R इक्वल टू K NO की पावर x। लेकिन ये रिलेशन किसके लिए ट्रू है? एक्सपेरिमेंट 1 और 3 के लिए। तो 1 में R कितना है बोलो? 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू K। और NO कितना है? NO है, देखो यहाँ पे NO है 2, तो 2 की पावर x। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में कितना? 1.8 इंटू 10 की पावर -2। 1.8 इंटू 10 की पावर -2 को 18 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। और K, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 6, तो 6 की पावर क्या होगी बच्चों? 6 की पावर x। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे? नाउ 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 18 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू K 6 की पावर x अपॉन K 2 की पावर x। यहाँ से देखो बच्चों क्या होगा? ये तुम्हारा कैंसिल, ये कैंसिल, ये 9 हो जाएगा, ये K से K कैंसिल, ये 2 से ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? देखो 9 इक्वल टू 3 की पावर x। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2, तो x क्या आ गया? यहाँ से 2 आ गया, y 1 आ गया, x 2 आ गया। तो अब क्या पूछा है तुमसे? तुमसे पूछा है ओवरऑल ऑर्डर, है ना? NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया? NO के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। Cl2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ओवरऑल ऑर्डर जो आ रहा है, ओवरऑल ऑर्डर ये x प्लस वाई, तो ये 3 आ जा रहा है। अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, K निकालना है। तो आप जान रहे हो R इक्वल टू K NO की पावर x, NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1। अब ये किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो, कोई भी इक्वेशन में रख दो। देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दो आप। हम इधर से थोड़ा इसको रफ कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे रख दो वैल्यू। यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो R इक्वल टू K और NO की पावर क्या है हमारा? 2 है और Cl2 की पावर 1 है। अब R कितना है? पहले केस में ले लो, 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू K निकालना है। और NO कितना है? 2 की पावर होल स्क्वायर, Cl2 का 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू K इंटू 2 का 4 इंटू 2 K इंटू 8 हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा K इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 8, ये 4 टाइम कैंसिल हुआ, 1/4 इंटू 10 की पावर -3, इट मीन 0.25 इंटू 10 की पावर -3, तो क्या आ गया? 2.5 इंटू 10 की पावर -4। ये K की वैल्यू है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 18। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फिनॉल इज एन एरोमेटिक अल्कोहल दैट यूज्ड टू प्रिपेयर मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज पिक्रिक एसिड। फिनॉल इज वाइडली यूज्ड इन household and industrial settings as a clear and disinfectant. It is also used as a primary chemical to make a plastic. Phenol is less soluble in water as compared to aliphatic alcohol. Some aliphatic alcohol are toxic and can be addictive. देखो क्या है कि ये सब जो पैराग्राफ दिया रहता है ना, ये सब ऐसे ही है, इससे कोई मतलब नहीं होता। जब भी क्वेश्चन करो तो बस ये आप केवल क्वेश्चन देखो, इसी से आंसर मिल जाएगा, इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? हाउ इज द एसिड मेंशन्ड अबव प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फिनॉल? कौन सा एसिड लिखा है? पिक्रिक एसिड। कहाँ लिखा है? देखो ये पिक्रिक एसिड।
तो पिक्रिक एसिड बनाना है फिनॉल से, बस सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो ये है फिनॉल, और इस पे डाल दो H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड HNO3। तो जितने भी ऑर्थो पैरा है सभी पे क्या आ जाएंगे, NO2। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही क्या बोलते हैं, यही तुम्हारा है पिक्रिक एसिड। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट करा है, फेनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू एलिफेटिक अल्कोहल, एक्सप्लेन। एलिफेटिक अल्कोहल जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब एलिफेटिक अल्कोहल, और फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल है। तो फिनॉल में कार्बन का नंबर ज्यादा हो जाता है, और अल्कोहल पानी के अंदर सॉल्युबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं, और कार्बन का नंबर जितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, कमजोर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज 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 लार्ज हाइड्रोकार्बन नेचर ऑफ फिनॉल स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो नीचे लिख देंगे हेंस फिनॉल इज लेस सॉल्युबल in water as compared to एलिफेटिक अल्कोहल, आगे आप लिख लेना। तो समझ आ रही बात। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन, इसी का सेकंड पार्ट है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। कौन सा रिएक्शन, डाउज प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन पे क्या डालेंगे, NaOH। कितना टेम्परेचर, 623 केल्विन। प्रेशर कितना, 300 ATM। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड पे क्या डाल देंगे, बोलो, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl डालेंगे तो Na के जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, बोलो, फिनॉल। तो ये है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का मेथड। कौन सा प्रोसेस, डाउज प्रोसेस। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O गिव्स अ पॉजिटिव लुकास रिएजेंट के साथ पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में, एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ से क्या पता चला आपको, 5 मिनट में लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन, मतलब कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। टर्शियरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट, और प्राइमरी अल्कोहल 30 से 40 मिनट, या कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लगता है, कभी कभी रिएक्शन भी नहीं होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अल्कोहल 2 डिग्री होगा। कंपाउंड ए अपॉन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 एंड H2SO4 फॉर्म कंपाउंड बी विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टॉलेंस रिएक्शन। टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड तो रिएक्शन देता है लेकिन कीटोन नहीं देता। तो यहाँ पे क्या होगा, कीटोन। तो अब बात करते हैं, हमारा कंपाउंड ए जो है क्या हो गया, देखो 4 कार्बन का अल्कोहल है, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो CnH2n+2O, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे लुकास रीजन के साथ रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब इससे भी आपको क्लियर है कि अल्कोहल होगा। 5 मिनट में दे रहा है, इससे क्लियर हुआ कि सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे 4 कार्बन का अल्कोहल लिख लेते हैं जो 2 डिग्री का हो, सेकेंडरी अल्कोहल। ये हो गया, ये तुम्हारा है ए। यहाँ OH लगाओ या यहाँ लगाओ, ये भी सेकेंडरी होगा। अब इस पे क्या डालेंगे, बोलो, K2Cr2O7 और H2SO4। ये क्या देगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन। क्या देता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन। और यहाँ पे एक नेसेंट ऑक्सीजन जब देगा तो कौन से कार्बन पे लगेगा, देखो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में O आएगा, और कहाँ पे आएगा, जहाँ पे पहले से OH लगा है, मतलब यहाँ पे OH आ जाएगा।
और एक ही कार्बन पे अगर 2 OH है तो क्या होता है बोलो, वाटर का एलिमिनेशन। क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन, मतलब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया एसीटोन और प्लस 2 ब्यूटेनॉन, और इसमें ये वाला कंपाउंड तुम्हारा A था, ये कंपाउंड क्या हो गया B, आपका A है और ये B है। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 5th पार्ट, in the above reaction compound B gets reduced with zinc amalgam and HCl form a compound C. Identify the compound C and write the balanced reaction for the conversion of B to C। देखो पिछले रिएक्शन में जो हमारा कंपाउंड B बना था वो कंपाउंड B क्या है, ब्यूटेनॉन। अब इसी पे कह रहा है जिंक अमालगम और HCl डाल दिया है, तो भैया डाल दो जिंक अमालगम और HCl। जिंक अमालगम और HCl कौन सा रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। जिंक अमालगम और HCl कौन सा रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्या करता है, ये CO को CH2 में बदल देता है, तो ये बन गया तुम्हारा CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन बन गया। ये तुम्हारा है कंपाउंड C, और ये इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है, CO बस CH2 में बदलेगा, यहाँ पे प्लस में बाई प्रोडक्ट में H2O लिख देना है बस आपको, बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H2O। तो ये रिएक्शन है 5th पार्ट। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20, गिव अ रीजन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, Ti+3 सॉल्ट आर कलर्ड whereas Ti+4 सॉल्ट आर कलरलेस। देखो ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन के बाद क्या आएगा, देखो ये 3D 4s, तो 4s2 20 हो गया और 3D तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 2 यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से निकलेगा, तो जो टाइटेनियम 3+ बनेगा उसमें क्या आ जाएगा बोलो, आर्गन, और 3D1 बचेगा। जबकि टाइटेनियम 4+ अगर लिखोगे तो आर्गन और 3D तो 0 हो जाएगा, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, इसलिए कलर्ड आयन बनाएगा। तो यहाँ पहले में हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन DD ट्रांजिशन इज पॉसिबल, DD ट्रांजिशन इज पॉसिबल, इसमें DD ट्रांजिशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। सेकेंड है ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलॉय। ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय क्यों बनाते हैं भाई, इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके एक ट्रांजिशन जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट, उनके एटम का साइज कंपेरेबल होता है, और अलॉय क्या होता है, एटम की मिक्सिंग। तो एक का एटम दूसरे के क्रिस्टल में आसानी से फिट हो जाएगा, इसलिए ये आसानी से अलॉय बनाते हैं। तो ड्यू टू देयर कंपेरेबल एटॉमिक साइज एटम ऑफ one transition element easily fits into crystal lattice of other, आसानी से आ जाएगा, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय बनाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये इसी का सी पार्ट 20 का है। द पिंक कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस व्हेन रिएक्टेड विथ मोहार सॉल्ट Fe+2। देखो सबसे पहले तो मोहार सॉल्ट क्या होता है, मोहार सॉल्ट क्या होता है, ये होता है बेटा FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये मोहार सॉल्ट है, और इसमें जो आयरन है वो आयरन +2 में है। अब देखो जो KMnO4 है ना, KMnO4 में यहाँ पे Fe+2 में है मोहार सॉल्ट में आयन, और KMnO4 में जो Mn है वो +7 में है। तो जो Mn है ना हमारा +7 से +2 में बदलता है,
Mn प्लस 7 से +2 में बदलता है, मतलब जो KMnO4 है इस रिएक्शन में MnSO4 में बदलता है। और आयरन जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, +2 से +3 में जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर क्या लिखेंगे? ड्यू टू रिडक्शन ऑफ Mn प्लस 7 टू Mn प्लस 2, ये आंसर होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इसमें रिएक्शन क्या है? KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4। इसमें बहुत सिंपल होता है इस रिएक्शन को लिखने का तरीका। दो मेटल है K और Mn, तो दोनों का सल्फेट बना दो, K2SO4 और MnSO4, और साथ में क्या निकलेगा? H2O और C2O4 2 माइनस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करता है CO2 में, तो क्या बन जाएगा? CO2। अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस तो कर लोगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तुम्हारा K2SO4, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगा दिया तो यहाँ पे भी 2 होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2S। अब इसमें क्या होता है बच्चों? K मेटल है, इसका सल्फेट बना दो, जो मेटल है उसका सल्फेट। Cr मेटल है, Cr2SO4 होल थ्राइस बना दो, प्लस H2O, ये तो सभी में आएगा, और S2 माइनस है, ये किस में बदलेगा? सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इसको आप वैसे हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेना। तो समझ आ गया ये। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच शुड बी अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन व्हेन टू आर separated by a semi permeable membrane. The osmotic pressure is a colligative property, ठीक है भाई। Two solution having the same osmotic pressure called isotonic, ठीक है। If there are two solution and one of them is lower osmotic pressure is called hypotonic, ठीक, while other is called hypertonic, जिसमें ज्यादा होगा सॉल्यूशन का प्रेशर उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या क्वेश्चन दिया है? पहला, व्हाट विल हैपन इफ रेड ब्लड कैप्सूल्स आर प्लेस्ड इन 5% NaCl सॉल्यूशन व्हिच इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखो, ध्यान से समझो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, अगर कहीं भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? ज्यादा हो। तो मान लो यहाँ पे 5% NaCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन ऐसे इस तरीके से है, और इसमें एक RBC सेल है, मान लो किस एक बना दे रहे हैं RBC सेल, ऐसा ये RBC सेल है ये। अब यहाँ पे है बच्चों लो कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देखना, यहाँ पे है लो कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो हमेशा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। सॉल्वेंट का फ्लो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। सॉल्वेंट का फ्लो होता है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो जब यहां से पानी निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले का, कि जो RBC है वो सेल क्या होगा? श्रिंक होगा, ठीक। सेकंड कह रहा है शो दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें लिख देंगे, फॉर्मूला बस लिखना है तुम्हें, फॉर्मूला लिख दो। पाई इक्वल टू क्या होता है? पाई इक्वल टू CRT, और C है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ से लिख देंगे सिंस, ऐसा इसको लैंग्वेज में लिखना था कि सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल and hence it is a colligative property, because colligative property is the property which depend on number of solid particle, और क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आइए अब अगले पार्ट पे चलते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस और ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा समझ लेना इसको। देखो,
यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। अब जो ऑस्मोसिस होता है क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होना। जब सॉल्वेंट आएगा तो लिक्विड का हाइट रेज होगा, यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि पाई इक्वल टू एच रो जी होता है, तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होगा। अब जितना प्रेशर क्रिएट हुआ है उतना ही बाहर से अगर लगा दोगे तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। तो बाहर से जो प्रेशर लगाते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेसिकली इसमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए प्रेशर पूछा गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पूछा गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें पूछा है आपको, क्योंकि सॉल्ट दिया है Na2SO4, इसका मतलब इसमें डिसोसिएशन होगा। तो फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे? पाई इक्वल टू ICRT। ICRT। अब इसमें C पहले निकाल लेते हैं और I निकाल लेते हैं। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है तो हम कंप्लीट डिसोसिएशन मानेंगे। और कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है बच्चों? कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है कि I जो है हमारा N के बराबर हो जाएगा, और Na2SO4 है तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कितने होंगे? 3 होंगे। 2 Na प्लस हो जाएगा और एक SO4 2 माइनस हो जाएगा, तो टोटल 3 पार्टिकल होंगे। तो I N के बराबर होगा, मतलब N यहाँ पे है 3, तो I हो गया 3। अब C की बात कर लेते हैं, मोलरिटी की। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मोलरिटी क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। अच्छा, वॉल्यूम लीटर में दिया तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास Na2SO4 का कैलकुलेट कर लो। कितना आएगा Na2SO4 का मास? देखो Na है 23 इंटू 2 46 और S 32 और वो 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 64। तो 6 2 8 4 12 का 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 8 और 4 12 12 का 2 1 बचा है, 1 और 4 5 5 3 8 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। तो 142 आ गया। तो यहाँ पे 142, वॉल्यूम 1 लीटर है तो तुम्हारा मोलरिटी हो गया 40/142। 40/142। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं आगे का कैलकुलेशन। यहाँ पे पाई इक्वल टू ICRT लगाते हैं फॉर्मूला। पाई इक्वल टू ICRT। आई कितना आ गया है? 3। C है 40/142। R है 0.082 और 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया है? 298। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 40 इंटू 0.0821 इंटू 298 अपॉन 142। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। इस पे देखो क्या है, 3 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 0.0821 इंटू कितना हो जाएगा? 298। ये आ गया 2935.896 अपॉन 142। और ये कितना होगा बच्चों? 2935.896। इसको डिवाइड करना है तुम्हें 142 से, तो 20.67 ATM ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस फॉलोड टू डिसलाइनेट द सी वाटर टू कन्वर्ट अ ड्रिंकिंग वाटर। देखो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक कंटेनर है और यहाँ पे बीच में एक जाली लगा है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। यहाँ पे एक सॉल्यूशन रखा गया है और यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन रखा गया है। ठीक, ये मान लो लो कॉन्सेंट्रेशन है और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है। अब अभी यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लो हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है।
धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ने लगेगा। अब तुम क्या करो, बाहर से उतना ही प्रेशर लगा दो जितना इसके फ्लो की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो बाहर से लगाया हुआ प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे अगर ये प्रेशर तुमने जितना डेवलप हुआ उतना ही बाहर से लगा दिए तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। लेकिन अगर वो प्रेशर तुमने बढ़ा दिया तो उल्टा होने लगेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होने लगेगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का पहले तो डेफिनेशन लिखना था कि इफ वी एक्सीड द ऑस्मोटिक प्रेशर देन flow of solvent particle takes place from high concentration to low concentration and this is called reverse osmosis। अब इसका एग्जांपल देना था कि मान लो यहाँ पे सी वाटर है, सी वाटर में क्या होता है? नमक और पानी, सी वाटर। और ये मान लो कि इसमें जाली लगा हुआ है, ये जाली वाला बर्तन है, कंटेनर है, तो सी वाटर है। अब क्या होगा भाई? प्रेशर तुम बाहर से बढ़ाओगे, प्रेशर अगर बाहर से बढ़ाओगे, यहाँ से अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर तुमने बढ़ा दिया तो क्या होगा? यहाँ पे मान लो यहाँ पे पानी है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आएगा और सी वाटर से नमक यही रह जाएगा और पानी बाहर आ जाएगा, तो पानी ड्रिंकेबल वाटर बन जाएगा। तो इसी का एक डायग्राम बना के आपको एग्जाम्पल देना था और ऐसे लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, an aqueous solution is made by dissolving 10 gram of glucose in 90 gram of water. If the vapor pressure of pure water at 300 Kelvin is this, what would be the vapor pressure of solution? तो देखो इसमें क्या दिया है बच्चों, इसमें दिया है आपको P वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब P नॉट बी दिया है, P नॉट ए दिया है, कितना दिया है? 32.8। P नॉट ए मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। PS आपसे पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है? P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही होता है। तो हमें क्या करना है बच्चों? पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो क्या होगा? सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ से पहले सॉल्यूट का मोल निकाल लेते हैं। सॉल्यूट का मोल कितना है? 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 10 मोलर मास ग्लूकोज का 180, तो 1/18 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 18, 1 डिवाइडेड बाई 18 0.055 ये हो गया। अच्छा Na निकालेंगे तो सॉल्वेंट कितना है बच्चों? 90 ग्राम और वाटर सॉल्वेंट है, वाटर का मोलर मास 18 होता है तो इसका मोल 5 आ गया। तो XB क्या होगा? मोल फ्रैक्शन मतलब 0.055 अपॉन 5 प्लस 0.05 प्लस 0.055 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0.055 डिवाइड बाई 5.055, तो इसको बस डिवाइड कर दो। 0.055 डिवाइडेड बाई 5.055 तो 0.010 आ रहा है, ये आ रहा है 0.010। ये आपका आ रहा है XB। अब क्या करना है बच्चों? आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। P नॉट ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दिया? 32.8 माइनस PS अपॉन 32.8 इक्वल टू 0.010। 32.8 माइनस PS इक्वल टू 0.010 और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटू 32.8। तो इसको कर लो, कितना आ जाएगा? ये इसको 0.01 कर दो तो ये 1/100 हो जाएगा। 1/100 मतलब 0.328 आ जाएगा। 32.8 माइनस PS, तो PS को इधर ले जाओ तो PS क्या हो जाएगा? 32.8 माइनस 0.328, तो PS कितना हो गया बच्चों? PS हो गया, देखो यहाँ पे इसको माइनस कर दो। 32.8 है, कितना है? 32.8 32.8 है और इससे माइनस कर दो 0.328, तो 8 से 2
10 से 8 गया 2 और यहाँ पे 7 है ना, 9 to 7 और यहाँ पे बच गया तुम्हारा 7 3 4 और पॉइंट यहाँ से एक लिए हो एक और यहाँ पे 31.47 ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी 32.47 आएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 32.47 mmHg ये आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इसी का बी पार्ट है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन 175 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो क्या है कि इसमें बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब टूटेगा नहीं, तो आई नहीं लेना है फॉर्मूले में। अब इसमें दिया है WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है तुम्हें 12.5 ग्राम। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 175 ग्राम। डेल्टा TB सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.7 और सॉल्यूशन सॉल्वेंट का कितना होता है 100, सॉल्यूशन का 100.070। तो माइनस कर दिए सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, कितना आ गया 0.70 डेल्टा TB आ गया। KB क्वेश्चन में दिया है 0.52। तो अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ डेल्टा TB क्या होता है बच्चों, KB इंटू मोलालिटी होता है, बोलो। तो इसमें डेल्टा TB कितना है 0.70 0.52 इंटू मोलालिटी। तो यहाँ से मोलालिटी क्या निकल आया बच्चों, मोलालिटी निकल आया 0.70 अपॉन 0.52। अब मोलालिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी कितना है 0.70 अपॉन 0.52, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 12.5 इंटू 1000, मोलर मास निकालना है, इसको कैपिटल M मान ले रहे हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है बोलो 175। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, M को इधर ले आओ, ये कितना हो गया 12.5 इंटू 1000 अपॉन, अच्छा ये ऊपर 0.52 चला जाएगा और नीचे क्या आ गया 0.70 इंटू 175। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो, सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 12.5 इंटू 1000 इंटू 0.52, तो यह आ गया 6500, 6500 और नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा बच्चों 0.75 इंटू 0.70 है, 0.70 इंटू 175, ये कितना आ गया 1122.5। तो बस इसको डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आ गया 6500 डिवाइड बाई 122.5, ये आ गया 53.06 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास आ गया किसका, सॉल्यूट का। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। वाई आर द सोडा वाटर बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, क्योंकि सोडा वाटर में जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। तो जब प्रेशर जो गैस की सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो जितना हाई प्रेशर पे बोतल को अगर पैक करेंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बिकॉज solubility of because solubility of
solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये लिखना था आपको कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए उसको हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। तो ये पूरा पेपर आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर पूरे सेशन में पूरे साल आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो ये पेपर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत आसान हुआ होगा और अच्छे नंबर आपके आएंगे, यही उम्मीद करते हैं। तो आप आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।